नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमार प्रारंभ अकेडमी के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपने इस यूट्यूब चैनल पे बीपीएससी पीआईयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल्स एनालिसिस सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसके तहत मैंने 69 और 68 बीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कशन डिटेल्स एनालिसिस विद न्यू करंट अफेयर्स के साथ कर दिया है। आज मैं इसी सीरीज में 69, 68 के बाद 67 जो री एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ था वो नहीं, जो 67 का जो री एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर 2022 को, उसका मैं जो है सो डिटेल्स एनालिसिस 2022 को उसका मैं आप लोग को डिटेल्स एनालिसिस करने जा रहा हूं। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और गारंटी देता हूं कि इससे डिटेल्स एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा। और ये बीपीएससी का सेट ए ऑफिशियल सेट ए है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं इसका। सबसे पहला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? जो हम लोग का वॉशिंग मशीन है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ऑप्शन है विपरीत प्रासरण, प्रसार, अपकेंद्रण, अपवहन। तो इसका जो सही आंसर होगा हम लोग का होगा अपकेंद्रण। यानी अपकेंद्रण के सिद्धांत पे जो है यानी इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है, यानी केंद्र के से जो बल लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। यानी वॉशिंग मशीन सिद्धांत पे काम करता है। तो हम लोग का आंसर 81 हो जाएगा। अपवहन होता है जिसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो अपवहन के सिद्धांत पे हमारा कौन सा काम करता है? जो किडनी के लिए जो हम डायलिसिस करते हैं, तो डायलिसिस जो है वो डिफ्यूजन या अपवहन के सिद्धांत पे काम करता है, और ये काम करता है अपवहन के सिद्धांत पे काम करता है। और जो प्रसारण होता है जिसको विसरण कहा जाता है, यानी डिफ्यूजन, इसका इंग्लिश गलत लिखा है, इसको इंग्लिश में डिफ्यूजन प्रसारण कहा जाता है। इसके सिद्धांत पे से हम लोग अगरबत्ती का जो सुगंध हम लोग के नाक तक पहुंचता है तो वो प्रसारण यानी विसरण के सिद्धांत पे पहुंच जाता है। और जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, विपरीत प्रासरण, तो इसका प्रयोग हम लोग पानी शुद्ध करने यानी जल को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत प्रासरण का हम लोग यूज करते हैं। अगला है, प्रकाश का गति निम्न में से किसमें न्यूनतम होता है? प्रकाश का गति निम्न में से कितना न्यूनतम होता है? तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका सबसे अधिकतम गति जो है निर्वात में या वायु में, निर्वात में सबसे अधिक रहता है, उसके बाद वायु में रहता है सबसे अधिक। और प्रकाश का गति जो है किस पे निर्भर करता है? तो इसका माध्यम जो आप वर्तनांक रहता है, आप वर्तनांक के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। इस हिसाब से प्रकाश का जो है सबसे न्यूनतम गति यानी जल में होता है। हम लोग का जल में सबसे प्रकाश का गति न्यूनतम होता है, लेकिन जल का वर्तनांक बनता है 1, तो इस हिसाब से हम लोग का सबसे अपवर्तनांक के हिसाब से देखिएगा तो प्रकाश की न्यूनतम गति हालांकि जल में होता है, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर कांच यानी शीशा डी दिया था, तो हम लोग इसका आंसर डी मानेंगे। यानी प्रकाश का जो गति निम्न में किस माध्यम में न्यूनतम होता है? तो कांच यानी शीशा में प्रकाश का गति न्यूनतम होता है। आगे, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? भौतिक राशि जो होता है हम लोग का, भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है, सदिश और अदिश। सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, और जो अदिश राशि उसमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो जो हम लोग का वेग है, बल, आघूर्ण है, विस्थापन है, ये तीनों हम लोग का सदिश राशि है, गति और अदिश राशि नहीं है। गति वेग जबकि सदिश राशि है, गति और अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है। आप लोग हिंदी मीडियम से जो भी छात्र उसके लिए याद रखिएगा, जिसमें व लगा हुआ है उस व वाले में से त्वरण है, वेग है, बल आघूर्ण है, बल है, विस्थापन है, विद्युत घनत्व है, ये सब जिसमें लगा हुआ है, चुंबक घनत्व है, तो ये सब जिसमें व लगा हुआ है वो सब व वाली राशियां सदिश राशियां होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का वेग एक सदिश राशि नहीं है, यानी वेग एक अदिश राशि। आगे का प्रश्न हम लोग का, यदि धरती को घूमने की गति बढ़ा दिया जाए, धरती को घूमने का गति यदि बढ़ा दिया जाए तो इसका जो है सो घूर्णन गति बढ़ा जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो जो ओमेगा का मान होता है वो पृथ्वी घूर्णन गति के अकॉर्डिंग होता है, और इस फार्मूला के हिसाब से जब आप एक एक्चुअल मान दे के दीजिएगा तो जो जी डैश इधर है वो घटा या बढ़ा हुआ जी का मान हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग पिंड का वजन का रहा है। वजन मतलब वेट, मास मत याद रखिए, मास हमेशा सेम रहेगा, यहाँ वजन यानी वेट इंग्लिश में लिखा हुआ है, वेट के हिसाब से तो वो घट जाएगा, वो जी डैश के नाम पे निकलेगा। तो इसलिए डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, तो जी डैश जो है सो कम हो जाता है, इसलिए जी भी, क्योंकि देखिए ओमेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा के अकॉर्डिंग इसका मान कम हो जाएगा, तो जी में कुछ
मतलब कुछ मान घट जाएगा तो जी का मान घट जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है जी डैश इक्वल टू जी अनएक्चुअल जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, जहाँ आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ होता है। आगे हम लोग का क्वेश्चन है 4 नंबर, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। कहता है गति को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था, यानी डिफिनेशन किसने दिया था। तो गैलीलियो ने सबसे पहले गति को परिभाषित किया था। न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था और केपलर जो है वो ग्रह के गति के नियम केपलर दिए थे। तो हम लोग कहा जाएगा गति को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। आगे किस नियम के अनुसार समान ताप और समान दाब पे गैसों का आयतन निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यानी मोल्स जो है वो समान रहेगा। अधिक टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, प्रेशर भी कांस्टेंट कर दे, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, तो मॉलिक्यूल्स की संख्या समान रहेगी। ये कहा जाता है हम लोग का अवोगाद्रो का नियम कहा जाता है। अवोगाद्रो के नियम के हिसाब से ये कहलाता है। और जो हम लोग का पास्कल का नियम क्या कहता है, तो हम लोग का जो प्रेशर है वो अधिक कांस्टेंट रख जाए और दाब में सब, तो हर किसी बिंदु पे दाब में समान दर रहेगा। और जो ग्राहम का नियम कहता है, तो ग्राहम के नियम विसरण के प्रवाह दर के लिए होता है। कुछ विसरण का जो प्रवाह दर ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम होता है, तो ग्राहम का नियम। करियोलिस बल आप लोग जानते हैं, चक्रवात और प्रतिचक्रवात उत्पन्न करने के लिए करियोलिस बल होता है। और इसी के हिसाब से जो पवन की गति होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर यानी वामावर्त और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त रोटेट होता है। तो करियोलिस बल हो गया, ग्राहम नियम हो गया और पास्कल का नियम हो गया। और जो अवोगाद्रो का नियम यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग का इसका आंसर अवोगाद्रो का नियम है। अपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, हम लोग जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जो अपेक्षता के सिद्धांत दिए थे। उसके बाद आइजैक न्यूटन गति के नियम दिए थे। और स्टीफन हॉकिंग जो है सो ब्लैक होल और इवेंट हेरोजन जो बोला कि स्टीफन हॉकिंग के हाल ही में डेथ हो गया है। और स्टीफन हॉकिंग ने ही जो है ब्लैक होल घटना के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दिया था। और मैडम क्यूरी और पेरे क्यूरी जो है रेडियो एक्टिविटी मटेरियल की खोज की थी, इसको पोलेनियम नाम दिया गया था। चलिए आगे है एक संवाहक यानी कंडक्टर, जो कंडक्टर जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी या टेम्परेचर फ्लो होता है कि तापक्रम में परिवर्तन, इसके टेम्परेचर में परिवर्तन किया जाए, इसके वोल्टेज यानी विभव में परिवर्तन होगा, तो यह घटना क्या कहलाती है, तो यह घटना हम लोग का थॉम्सन प्रभाव कहलाता है। यहाँ पे ये 3 जो चीज़ है, ये तीनों चीज़ों में मिलता जुलता प्रभाव होता है। सबसे पहले जो हम लोग का जो सीबैक इफेक्ट होता है, सीबैक इफेक्ट होता है कि हम लोग का जो ये वोल्टेज टेम्परेचर है इधर के टेम्परेचर में डिफरेंस कर देंगे, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो है इसके विभवांतर पैदा होगा। ये इसमें कहता है परिवर्तन होता है, लेकिन सीबैक इफेक्ट में आता है कि इधर टेम्परेचर डिफरेंस यानी एक तरफ लो टेम्परेचर, एक तरफ हाई टेम्परेचर होगा, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इसमें वोल्टेज जनरेट होता है इस कंडक्टर के हिसाब से उस परिपथ में, तो उसको सीबैक इफेक्ट कहा जाता है। और पेल्टियर इफेक्ट कहता है कि तापमान पैदा करने के लिए यानी टेम्परेचर डिफरेंस अंतर पैदा करने के लिए आप वोल्टेज चेंज कर दीजिए। यह क्या कह रहा है कि तापमान परिवर्तन की जगह विभव परिवर्तन हो जाए। इसमें कह रहा है पेल्टियर इफेक्ट इसका जस्ट उल्टा होता है कि टेम्परेचर आप वोल्टेज चेंज कर दीजिए तो आपका जो है टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो थॉम्सन इफेक्ट का जस्ट उल्टा पेल्टियर इफेक्ट होता है। और सीबैक इफेक्ट होता है कि वोल्टेज इस साइड एक साइड लो टेम्परेचर एक साइड हाई टेम्परेचर की जाए, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इस सर्किट में जो है वोल्टेज जनरेट होगा, इसको कहा जाता है। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा थॉम्सन इफेक्ट। आगे हम लोग का प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आवर्धक कांच यानी मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उसमें किस लेंस का प्रयोग, याद रखिएगा इसमें लेंस पूछा रहा है, दर्पण नहीं पूछा रहा है। तो लेंस आवर्धक लेंस के रूप में हम लोग का उत्तल लेंस हो जाएगा। और जब दर्पण पूछेगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि दर्पण में आप लोग देखते होंगे कि हम लोग कोई चीज़ को बड़ा करने के लिए देखते हैं, तो आवर्धक दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, आवर्धक लेंस के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चुंबकत्व या अनुचुंबकत्व, चुंबकत्व या जो अनुचुंबकत्व होता है यानी पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ जो अप्लाई होता है, उनमें से किसको प्रदर्शित करता है, अनुचुंबकीय सिद्धांत किसको प्रदर्शित होता है, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा प्लेटिनम। यानी प्लेटिनम जो है चुंबकत्व का समचुंबक सिद्धांत प्लेटिनम द्वारा प्रदर्शित होता है। हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। आगे है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं। आप लोग जानते हैं कि परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव, और प्रोटॉन पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। तो केंद्र में जो है हम लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। जो केंद्र में हम लोग का पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जाता है, और नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो
चारों ओर चक्कर काटते रहता है। तो इसी के हिसाब से केंद्र में हम लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। हमसे पूछेगा क्या होगा, तो इसका आंसर 11 का सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे थॉम्सन, प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज किए थे चैडविक। तो हम लोग का आंसर आगे इसका हो जाएगा चैडविक। जिस धातुकर्ण क्रिया के अंतर, यानी जो धातु कम, जिससे धातु किसी का निष्कर्ष, जैसे हम कोई एक अयस्क के लिए, जैसे लोहा का अयस्क के लिए मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, उससे धातु मिश्रित अवस्था धातु प्राप्त करने जो जाता है उसको हम लोग धातु कर्म प्रक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस कहा जाते हैं। तो इसमें कहता है कि उससे मिश्रित अवस्था प्राप्त होती है, तो उसको हम क्या स्थिति करते हैं, तो उसको हम लोग प्रगलन कहते हैं। प्रगलन मतलब हम लोग का हो गया स्मेल्टिंग कहते हैं, उसको गलाना। भर्जन क्या होता है, तो भर्जन के लिए वायु के अधिक ताप, मतलब वायु एक होता है वायु, भर्जन में वायु अधिक रहता है, और निस्तापन में, जिसको कैल्सीकरण इंग्लिश में कहा जाता है, तो कैल्सीकरण में टेम्परेचर लो रहेगा या नहीं रहेगा, और भर्जन में वायु अधिक रहेगा या अधिक रहेगा। दोनों कंडीशन में द्रव्यनांक से कम तापमान पर गर्म किया जाता है, लेकिन भर्जन में तापमान अधिक रहता है और कैल्सीकरण निस्तापन में तापमान नहीं या जीरो रहता है। तो आप लोग इसका आंसर धातुक्रम के प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था पाई जाती है, तो उसको हम लोग प्रगलन कहते हैं। और भर्जन में वायु की अधिकता में द्रव्यनांक से कम तापमान पर उसको उबालते हैं, और कैल्सीकरण निस्तापन में उससे अधिक कहता है। और झाग प्लावन विधि में क्या हो जाता है, किसी चीज़ को जो ज़्यादा भारी रहता है वो नीचे बैठ जाता है, और जो हल्का रहता है उसको फेन के रूप में ऊपर आता है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, इसको झाग प्लावन विधि कहते हैं। ये सब जो है सो ओर से मेटल एक्सट्रैक्शन की विधियाँ होती है, यानी उसके अयस्क से धातु निकालने की विधि, ये सब तीन इस तरह की विधियाँ होती है। निम्न में से पीतल का घटक कौन है, पीतल यानी तांबा और जिंक का मिश्रण पीतल कहलाता है। तो जस्ता और तांबा का मिश्रण में तांबा लगभग 60-70% होता है, और जस्ता 30 से 40% होता है। अनबुझा हुआ चूना निम्न में से किसे कहा जाता है, तो CaO को अनबुझा हुआ हम लोग चूना कहते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग अनबुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा हुआ चूना कहा जाता है। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट या चाक कहा जाता है। CaOH का होल ट्वाइस, इसी को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, CaCl2 को। और CaCl2 हम लोग का क्या है, ये हम लोग का हो गया कैल्शियम डाइक्लोरेट, इसको कहते हैं, डाइक्लोराइड इसको कहा जाता है, और इसको हो गया हम लोग का बुझा हुआ चूना। अनबुझा हुआ चूना CaO और बुझा हुआ चूना COH का होल ट्वाइस। जंग लगना, लोहे के वजन में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, वापस रिवर्स नहीं होता है। इसके तहत होता क्या है कि लोहा का जो वजन है ना, वो लंबे समय तक बढ़ते रहता है, और जब लोहा का एक निश्चित कुछ समय बाद जाता है तब घट जाता है, लेकिन एक यह लंबे समय तक बढ़ते। BPSC इसका आंसर जो है आंसर ए माना था, लंबे समय तक बढ़ते रहता है। श्वेत धातु क्या कहा जाता है, व्हाइट मटेरियल इसमें किसे कहा जाता है, इसमें रोडियम, प्लेटिनियम, पैलेडियम, ये सब को श्वेत धातु कहा जाता है। तो इसका आंसर उक्त में से एक से अधिक होगा। आगे पर हम लोग का है उत्कृष्ट धातु, ये हम लोग किसे कहते हैं, उत्कृष्ट धातु। तो उत्कृष्ट धातु वैसा होता है जो प्रकृति में शुद्ध रूप में पाया जाता है, मतलब कि जिसका कोई मिश्रण नहीं रहता है। तो इसका हो गया प्रकृति धातु उत्कृष्ट रूप में, शुद्ध रूप में पाई जाती है। इसको कहीं पर रख भी देंगे जनरली, इसमें ऑक्साइड या नहीं बनाता है, इस पर जंग नहीं लगता है। यूरेनियम और सीसा नहीं, हम लोग का सोना, चांदी, प्लेटिनियम, रेडिनियम, ये सब हम लोग का व्हाइट धातु कहलाता है। तो उत्कृष्ट धातु हम लोग का कौन सा होगा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, रोडियम, प्लेडियम, ये सब हम लोग का उत्कृष्ट धातु है। तो इसका आंसर कौन सही है, केवल एक सही है। आगे हम लोग का प्रश्न है कि शुद्ध जल में नमक घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। ये बात सही है। शुद्ध जल में नमक को घोल देने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। जल का हिमांक बढ़ने, इस जल का हिमांक घटने वाली विधि से हम लोग आइसक्रीम बनाते हैं कि बर्फ को तेजी से जमने जब देते हैं तो कम टेम्परेचर पर जम जाता है, हिमांक बिंदु घट जाता है। इससे हम लोग बर्फ बनाने में यूज करते हैं। और शुद्ध जल में नमक को घोल से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी वजह से कुकर में जो है तो खाना जल्दी बन जाता है। किसी चीज़ में आप दाल बनाइए, कुकर में नमक नहीं दीजिए तो आपका जल्दी दाल नहीं गलेगा, और उसी में नमक दे दीजिए तो आपका दाल जल्दी गलता है। क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए सही है। और 2 नंबर है, जब इसमें कौन सा कथन है, जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं जल का क्वथनांक घट जाता है।
तो इसका भी आंसर सही है। तो हम लोग का सी 1 और 2 दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बायोगैस के निम्न से कौन सा ऑब्जेक्ट प्रमुख है? बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो है सो मीथेन होता है 50-70% और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 45% होता है। अलग अलग टाइप से इसमें होता है बायोगैस में। अगला निम्न में से किस रसायन का पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो लाल रंग हम लोग का स्ट्रोंशियम के कारण से होता है, मैग्नीशियम के कारण से हम लोग का सफ़ेद रंग होता है, और हरा रंग के लिए हम लोग जो है बेरियम का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, पटाखा फूटने पर चमकदार लाल रंग स्ट्रोंशियम, सफ़ेद रंग मैग्नीशियम, और हरा रंग के लिए हम लोग बेरिलियम का यूज करते हैं प्रकाश फूटने पे। और एल्युमिनियम का भी हम सफ़ेद रंग के लिए प्रयोग करते हैं। ये होता है, ये कह रहा है हम लोग का लवणता युक्त पौधा। लवणता युक्त पौधा हम लोग का हो गया हेलोफाइट। कहता है कि हेलोफाइट जो लवणोभिद पौधा होता है उस वातावरण प्रेमी जिसको लवणता युक्त मिट्टी चाहिए, लवणता युक्त वातावरण यानी संक्रांत चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जो है लवणोभिद कहते हैं। लवणोभिद मतलब हो गया जिसको लवण ज़्यादा प्यारा रहता है उसको लवणोभिद, यानी हम लोग उसको जो है हेलोफाइट कहते हैं। गेलोफाइट्स क्या होता है? तो गेलोफाइट ये भी लवण में होता है, लेकिन इसमें NCl की कम मात्रा होनी चाहिए। NCl मतलब जो ग्लेकोफाइट होता है उसमें सोडियम क्लोराइड वाला नमक जो होता है उसका कम मात्रा होना चाहिए। और जो हम लोग का समुद्रभिद होता है तो वैसा वातावरण चाहिए जैसे ना ज़्यादा सूखा ना ज़्यादा पानी चाहिए। जैसे आम का पौधा है, अमरूद का पेड़ है, तो इसको ना खूब ज़्यादा सूखा चाहिए ना खूब पानी चाहिए। बाढ़ उड़ाया, पानी ज़्यादा दिन लगा रह गया तो वो पौधा सूख जाएगा, और अत्यधिक गर्मी पड़ी मरुस्थलीय रेगिस्तान में उस पौधा लगाया जाएगा तो पौधा सूख जाएगा। तो ऐसे पौधे को समुद्रभिद पौधा कहा जाएगा। और मरोदभूत पौधा मतलब हो गया ज़ीरोफाइट। तो ये लोग अब जानते हैं जो मरुस्थलीय इलाका में उगते हैं उसको हम लोग ज़ीरोफाइट कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का इसका आंसर लवणता युक्त बराबर लवणता युक्त, इसको हमको हेलोफाइट कहा जाता है। चलिए आगे का हम लोग का प्रश्न है, कवक में क्या नहीं पाया जाता है? कवक एक मतलब पादप जगत का मतलब विश्व में जो प्राणी जंतु जगत है उसका वर्गीकरण के तहत कवक भी आता है। और कवक में जो है सो हम लोग इसको फंगी इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, इसमें पर्णरहित नहीं रहता है, कवक नहीं पर्णरहित रहता है। और कवक और शैवाल और लाइकेन का सहजीवी संबंध इसी कारण होता है क्योंकि उसमें जो है रहता है शैवाल में पर्णरहित, तो इसलिए उसके साथ कहता है सहजीवी संबंध। परागण की सुपरिभाषा क्या है? एक फूल से दूसरे फूल में जो जाता है जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, ये पशु पक्षी पौधा हवा तूफान पानी किसी द्वारा हो सकता है। एक पौधे से दूसरे पौधे में परागकण का जाना उसको परागकण कहलाता है। तो परागकण का पराग केसर से कलोम क्षीर तक स्थानित होने की प्रक्रिया परागण कहलाता है। इसी द्वारा फूलों में जो है या पौधों में जो है जनन प्रक्रिया होती है। आगे का हम लोग का प्रश्न है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? हम लोग जानते हैं कि हम लोग मृदा में जो खाद बीज देते हैं उसी के साथ साथ जो मृदा में पोषक तत्व होते हैं ह्यूमस होते हैं उसी के द्वारा पौधे जो है अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो इसी का इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा मृदा। इसका आगे का हम लोग का प्रश्न है, पाइन फर स्प्रूस सेडार लार्च साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे हैं, बहुत से भारत के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी अनावृत बीजी एक बीज पत्री दुई बीज पत्री। तो इसमें हम लोग का जो है तो ये सब जो है अनावृत बीजी मतलब अनावृत बीजी का मतलब हो गया ये सब जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वैसे पौधे होते हैं जिसका बीज जो है किसी बाहरी वातावरण या बाहरी फल उससे ढका नहीं रहता, किसी छिलके के अंदर बीज नहीं रहता, उसको अनावृत बीजी कहते हैं। इसमें पाइन फर स्प्रूस सेडार लार्च साइप्रस आदि होता है। आवृत बीजी मतलब हम लोग जो देखते हैं आसपास का जो बहुत सारा पौधा रहता है वो किसी चीज़ से उसके बीज अंदर ढका रहता है उसको आवृत बीजी कहते हैं। एक बीज पत्री इसमें एक बीज एक जैसे मकई है तो उसका एक बीज पत्री है, और जैसे गेहूँ है तो दो बीज पत्री उसका दो भाग होता है। जो उसका दो भाग हुआ दो बीज पत्री बीज हो गया, जिसमें एक हुआ एक बीज पत्री। जिसका पौधा बीज जो है किसी चीज़ से ढका नहीं रहेगा उसको अनंत बीज यानी जिम्नोस्पर्म कहेंगे, और इसको एंजियोस्पर्म कहे जाएंगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है इसमें से? तो कह रहा है स्कर्वी के लिए थायमिन नहीं है। स्कर्वी जो है विटामिन सी कमी से हम लोग स्कर्वी होता है आप जानते हैं, और थायमिन जो है सो हम लोग विटामिन B1 कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो है सो वो होता है हम लोग का
BCG वाला टीका जो लगाता है उसके लिए, और टिटनस के लिए हम लोग ATS का प्रयोग करते हैं। ये दोनों उल्टा लगाया गया। और मलेरिया क्लोरोक्विन वैक्सीन से प्रयोग से ठीक होता है, या क्लोरोक्विन इसका वाहक है, तो इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन वैक्सीन होता है। स्कर्वी विटामिन C के कारण से होता है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम लोग BCG का यूज करते हैं। बैसिलियस कालमेट ग्रुप में BCG होता है। और TB के लिए TB मैक्टोबेरियम जो होता है उससे होता है। और टिटेनस का जो वायरस नहीं होता है उसको हम क्लोस्ट्रीडियम टिटानी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस वाले वायरस को। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। और स्कर्वी से C होता है, थायमिन T हो जाएगा। तो इसका मलेरिया का हम लोग का आंसर 26 का D हो जाएगा। क्लोरोक्विन। आगे है लाल रक्त विहीन जंतु। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें रक्त का प्रकार जो होता है WBC और RBC। तो WBC हीमोग्लोबिन होता है, RBC हीमोग्लोबिन होता है। यही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन ले जाता है। रक्त का जो लाल रंग होता है वो RBC का रंग ही होता है। तो और हम लोग जो केंचुआ देखते हैं तो केंचुआ का रंग में RBC नहीं हो जाता है। तो इसमें से हम लोग का हो जाएगा कि केंचुआ हो जाएगा। केंचुआ में जो है हम लोग का नहीं होता है। आगे हम लोग का प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंतिम रूप से अपघटन से हम लोग का ग्लूकोज बनता है, और यही ग्लूकोज हम लोग एनर्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो हम लोग का माल्टोज है वो 2 ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिश्रण को, जैसे ये एक एकल वसा है और ये 2 यानी मोनोसेक्राइड है, ये पॉलीसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिश्रण को माल्टोज कहते हैं। एमिनो अम्ल, जितना भी एमिनो अम्ल किसका बहुलक होता है, तो प्रोटीन के बहुलक को एमिनो अम्ल कहते हैं। ग्लिसरॉल एक प्रकार का वसा होता है, इसका भी जनरल यूज हम लोग साबुन उबुन बनाने में भी यूज करते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम में क्या होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम में प्रोटीन होते हैं। अधिकतर एंजाइम में अभी आपको बताए थे किस चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1796 में खोजा था, आपको पता ही है, एडवर्ड जेनर। इसका आंसर हो जाएगा D, 1796 में खोजा था। और रॉबर्ट कोच ने TB के जीवाणु को खोज किया था। रॉबर्ट कोच ने TB के जीवाणु का खोज किया था, रॉबर्ट कोच ने। आगे हम लोग का प्रश्न है जुलाई 2022 में शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, जिनको गोली मारकर। और अभी जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो अभी जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किसोदो है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर भारत का एक प्रस्ताव प्रज्वलित अपनाया है, जिसे पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इस बार पहली बार हिंदी भाषा को किया गया है कि बहुभाषावाद तक भारत जो अपना हिंदी भाषा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UN में प्रमोट करना चाहता है, इसके लिए हिंदी भाषा को अपनाया गया है। यूक्रेन में रूस के सेनाधिकारियों पर चर्चा करने के महासभा का आपातकालीन वर्ष की जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उसकी अध्यक्षता किसने किया, तो इसका आंसर जो है तत्कालीन 76वां महासभा उस समय चल रहा था, उसके अध्यक्ष थे अब्दुल्ला शाहिद, उसी ने इसकी अध्यक्षता किया था। अभी जो है तो UNG यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का 79वां सत्र चल रहा है, चलेगा। उसका अध्यक्ष जो है फिलोमेन यंग को बनाया गया है, जो कैमरून के। आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 79वां UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जैसे ये अब्दुल्ला शाहिद 76 के अध्यक्ष थे UNGA के, और 79वां UNGA जो अब चल रहा है उसके अध्यक्ष फिलोमेन यंग को बनाया गया है, जो कैमरून देश के रहने वाले हैं। आगे का प्रश्न, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन के लिए यूक्रेन से हम लोग ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। संकेतक वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ रहा है कहाँ है, संकेतक वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के भूटान में। ये सब करंट अफेयर्स है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा जिसका रिलेवेंस अभी भी है उसको हम लोग बताते जाएंगे डिटेल्स में, बाकी सबका आंसर नॉर्मल हम चल जाए। इस क्वेश्चन का आंसर 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर BPSC ने डिलीट कर दिया था। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी उस समय दिल्ली घोषणा किया गया था, बाद में जब पहले घोषणा जम्मू कश्मीर किया गया था, बाद में इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, आप लोगों को पता भी है। और 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को 21वें सदस्य के रूप में मान्यता दिया गया। और अगला G20 सम्मेलन जो है भारत का 18 नंबर था, 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के नेतृत्व में होने वाला है 2024 में। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग का है 24 नंबर, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान। जो हम लोग का संयुक्त राष्ट्र का शांति अभियान चलता है, जिसमें सेना को भेजा जाता है, दूसरे देश के सेना कहता है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र के संदर्भों में शांति अभियान पर विचार कीजिए। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल आत्मरक्षा के लिए नहीं, आत्मरक्षा के साथ साथ लड़ाई शांति स्थापित करने, सहयोग स्थापित करने, जन जागरूकता सभी के लिए किया जाता है। तो ये गलत हो गया।
संघ स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन बिल स्टेटमेंट सही से कहते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनएससी है वो एक प्रस्ताव करेगा, उसी प्रस्ताव द्वारा इसको वापस लिया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान का सबसे बड़ा बजट योगदान करता है और सैनिक अभियान जो सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला है, सैनिक में बांग्लादेश और भारत आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बजट देने में अमेरिका आता है। कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 सही है। अगला, संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो यूएई के साथ उस समय इजराइल जो है, इजराइल और यूएई के बीच समझौता हुआ था, वही उसी ने किया था। और आर्कटिक जलवायु निगरानी के लिए आर्कटिक एम उपग्रह कौन लॉन्च किया था? तो रूस ने लॉन्च किया आर्कटिक एम उपग्रह। अभी चीन कौन लॉन्च किया है? आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट लॉन्च किया है। आगे प्रश्न है, T20 नेशनल में 3000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने थे। कोविड-19 टीकाकरण के लिए हम लोग कौन सा अभियान शुरू किए थे? तो हर घर दस्तक अभियान। टीकाकरण में हर घर तक जाएंगे। प्रधानमंत्री चलेगा। 30 जून 2022 के महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने थे। अभी भी एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आगे का प्रश्न हम लोग का है, 75वें स्वतंत्रता अवसर पे 75वां 75th जो इंडिपेंडेंस डे हुआ था उसके लिए हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार ने शुरू किया था। इस बार हर घर तिरंगा अभियान का वर्जन 2.0 लॉन्च किया गया था। वही याद रखिए, केंद्र सरकार लॉन्च किया था। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला, प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला देश का राज्य कौन बना था? तो उत्तराखंड बना था। उसके बाद दूसरा मध्य प्रदेश बना था। आगे प्रश्न हम लोग का राज्यपाल है। अभी कुछ दिन इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान के राज्यपाल जो है हरिभाऊ बागड़े हैं। राजस्थान के राज्यपाल भी नए बने हैं, हरिभाऊ बागड़े। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अभी भी आनंदीबेन पटेल है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है सीवी आनंद बोस हैं और गुजरात के राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत हैं। राजस्थान के हरिभाऊ बागड़े, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, पश्चिम बंगाल के सीवी बोस और गुजरात के जो है आचार्य देवव्रत हैं। आप लोग इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में याद रखिएगा, आगे इस पूछा जा सकता है। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग का 56 है, यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया? प्रश्न है कि यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जो है भारत की तरफ से किसने जारी किया है? तो इसका हो जाएगा मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ कार्यक्रम एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन कार्यक्रम। तो यूथ इंडिया रिपोर्ट हम लोग को कौन जारी किया है? मॉस्पी जारी किया है यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022। मॉस्पी भारत में यूथ की स्थिति क्या है और उसका सिचुएशन क्या है, उसके लिए मॉस्पी ने यूथ इंडिया रिपोर्ट जारी किया। खबरों में आने वाला एलोवेनविल, क्लारविन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? ये सब निशानेबाज हैं, शूटिंग है। इसका आंसर हम लोग का शूटिंग हो जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय उस समय की स्मृति ईरानी को बनाया गया था। स्मृति ईरानी अब चुनाव हार गई है। अभी जो है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय किरण रिजिजू के पास है। 18वीं लोकसभा गठन होने के बाद 10 जून 2024 को किरण रिजिजू को भारत का अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया गया। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री हैं, पीयूष गोयल वित्त मंत्री हैं, स्मृति ईरानी चुनाव हार गई हैं तो उनको कोई मंत्री नहीं बनाया गया है। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय भी किरण रिजिजू के पास है। भारत के इस समय राष्ट्रपति चुनाव का कोई महत्व नहीं है। इसमें संयुक्त यूपीए के यशवंत सिन्हा थे। एक प्रश्न है, टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उस समय जो है गीतांजलि श्री को दिया गया था। अभी जो है 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जोनी अर्पणबेक को दिया गया है। वो उसको राइट, इसमें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में होता है कि किसी भाषा को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाने वाली पुस्तक को दिया जाता है। तो जोनी अर्पणबेक जो है वो वास्तविक राइटर है। उसके भाषा को, उसके बुक कैरोस बुक को माइकल हॉफमैन ने अनुवाद किया है। पूछेगा राइटर पूछेगा कि कैरोस के लेखक जोनी अर्पणबेक को मिला इस बार 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 50 नंबर। आगे है बिहार के, इसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उस समय दीप श्रेष्ठ को मिला था। आप बिहार में किसे दादा साहेब फाल्के टेलीविजन पुरस्कार, तो इस समय दीप श्रेष्ठ को मिला था। दीप श्रेष्ठ, आप लोग इसका याद रखिएगा, दीप श्रेष्ठ को मिला था। आगे हम लोग का प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या गया है? ये 15.3% है। ये डाटा अभी वैलिडेशन है, अभी भी इस समय को 2023-24 के इकोनॉमिक समय भी यही डाटा दिया गया है। बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर उस समय मनोज तिवारी था, अभी भी मनोज तिवारी और ये मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, मनोज तिवारी और मैथिली ठाकुर जो है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर है। सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति जो है सीतामढ़ी में बन रही है और इसके लिए उसके साथ साथ सीतामढ़ी में पुनौरा धाम
परियोजना लाया गया है और पुनराधाराम को स्वदेश दर्शन योजना के तहत शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हम लोग का सीतामढ़ी हो जाएगा। आगे का आंसर है बिहार का राज्यपाल अभी कौन है? तो बिहार के राज्यपाल अभी जो है राजेंद्र नाथ आर्लेकर हैं। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? कृष्ण विनोद चंद्रन, के वी चंद्रन जो है बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर है। मुख्यमंत्री तो मैं मुख्यमंत्री था, हूँ और रहूँगा, श्री नीतीश कुमार। और बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एच.एन. श्रीनिवास पहले भी थे और अभी बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त है। आगे प्रश्न हम लोग का, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे था? तो ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी के खिलाफ था। लोगों को शराबबंदी में जो लोग थे उसको पकड़ना, अरेस्ट करना, ये सब इसका कार्यक्रम था। ऋतिक आनंद ने कौन पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था, आप लोग याद रखिएगा। रिंगिंग बर्ड स्टेशन बिहार में, रिंगिंग बर्ड स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो बिहार में रिंगिंग बर्ड स्टेशन जो है वो भागलपुर में खोला गया है। बर्ड रिंगिंग मतलब पक्षी की चहचहाट वहाँ आपको सुनने मिलेगा भागलपुर में। गिद्ध संरक्षण परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो बिहार में गिद्ध संरक्षण परियोजना वाल्मीकि टाइगर, आप अभी बिहार में जाएगा तो आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास ही सिर्फ गिद्ध देखने को मिलेगा। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। सुनंदिनी कार्यक्रम को आंगनबाड़ी सेविका के लिए उसके वेतन भत्ता और उसको प्रशिक्षण के लिए जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम बिहार सरकार लाया था। आगे हम लोग का प्रश्न है, हाँ चलिए यहाँ से हिस्ट्री शुरू होता है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध महासभा राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था, चौथा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। राजगीर में जो हुआ था प्रथम अजातशत्रु कार्यकाल में, दूसरा जो वैशाली में हुआ था वो कालाशोक के कार्यकाल में, और जो पाटलिपुत्रा हुआ था वो हुआ था हम लोग का अशोक के कार्यकाल में, और चौथा जो हुआ था वो हम लोग का कनिष्क के कार्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। चलिए, किस गुप्त शासक ने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता अपना ली? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके सत्ता हत्या ली। समुद्रगुप्त का जो बेटा था रामगुप्त था, रामगुप्त इसके बाद बनने वाला था शासक, लेकिन वो अयोग्य शासक था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका हत्या कर दिया और रामगुप्त के पत्नी से शादी भी कर लिया और सत्ता भी अपना लिया चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे और गुप्त शासक थे ये। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। वर्धन राजवंश आप लोग जानते थे, इसी राजवंश के प्रतापी राजा हर्षवर्धन थे, ये आप लोग याद रखिएगा। वर्धन वंश के स्थापना जो है सो पुष्यभूति ने किया था। आगे का प्रश्न हम लोग का है, रोमन साम्राज्य का व्यापारिक संबंध, रोमन राज्य का व्यापारिक संबंध, तो रोमन राज्य का व्यापारिक संबंध कुषाण से था। हालांकि कुछ लोग इसका आंसर एनसीईआरटी के हिसाब से चेर मारते थे, लेकिन इसका आंसर बीपीएससी ने कुषाण माना है और इसका आंसर कुषाण ही होगा। किस मुस्लिम शासक ने दारुल सलाम यानी दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है मुस्लिम शासक का? तो इसका आंसर हालांकि इल्तुतमिश माना जाता है, लेकिन ऑथेंटिक रूप से इसका इनमें से कोई ना चाहिए, क्योंकि किसी ने दारुल सलाम का भाग अपने शासक को नहीं माना था, इल्तुतमिश ने, लेकिन इसका आंसर बीपीएससी ने माना है। खलीफा का शक्ति का विरोध, इसमें भी खलीफा के शक्ति का विरोध किसी ने नहीं किया था, लेकिन कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होता है, क्योंकि सबने खलीफा जो थे उससे सिर्फ अपना मान्यता प्राप्त किया था, उससे किसी ने उसकी शक्ति का विरोध किसी शासक ने नहीं किया था, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यानी खलीफा से अपने सत्ता को मान्यता प्राप्त किया था किसी ने, उसका तुगरिल खां किसके शासनकाल के दौरान बिहार में विद्रोह किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन के कार्यकाल में किए थे 1278 ईस्वी में। ये जो है सो बिहार के बंगाल के सूबेदार थे और तुगरिल खां उसी के समय जो है उसने जो है बाद में उसको सूबेदार बनाया था, बाद में ये विद्रोह किए थे। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? आप लोग जानते हैं, औरंगजेब ने किया था। चाइल्ड का युद्ध 1686 से 90 के बीच में हुआ था। उसी चाइल्ड के युद्ध में अंग्रेज ने जो है, याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा, चाइल्ड का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चाइल्ड का युद्ध हुआ था अंग्रेज और औरंगजेब के बीच। भारत में ब्रिटिश का सत्ता संघर्ष मुगल साम्राज्य से सबसे पहला बार यही हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार आंदोलन जो है सो विलियम बेंटिक कार्यकाल में हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ था। 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा का उन्मूलन का आ गया था, लेकिन 1843 में इसको कानून को लागू किया गया था। जैसे अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम आ गया है, लेकिन इसको लागू किया जाएगा 2026 के परिसीमन के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव से। इसलिए इसी तरह 1833 में अधिनियम आ गया था दास प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, और इसको 1843 में लागू किया गया था। ठगों को संगठित गिरोह का दमन किया था, जॉर्ज सिलीमेन ने इसमें इसका साथ दिया था। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 1, 2, 4, इसका 1, 2, 4 हम लोग का 69 का आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने सिंध विजित करके उसका अधिग्रहण कर लिया? जॉन नेपियर।
जॉन नेपियर जो है वो सिंध विजिट करके सिंध को जीत लिया था, और सिंध उस समय आसपास पर तो चार्ल्स नेपियर उसका सेनापति के नेतृत्व में जो है 1842-43 के आसपास में उसका लॉर्ड एडनबरो उसका सेनापति अति भारत के वायसराय थे, उसी कार्यकाल में हुआ था। और मियामी और डोबो का युद्ध याद रखिएगा, सिंध विजित करने के लिए मियामी और डोबो का युद्ध हुआ था, उसमें सेनापति जॉन चार्ल्स नेपियर थे और वायसराय लॉर्ड एडनबरो थे। 1842-43 के आसपास इसको सिंध को विजित किया गया था और इसमें मियामी और डोबो की लड़ाई हुई थी। एक प्रश्न है, भारत का प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था? भारत का प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मायो कार्यकाल में हुआ था। 1881 से हम लोग का नियमित जनगणना होने लगा हर 10 वर्ष के कार्यकाल पे। तो 1872 में प्रथम जनगणना, 1881 से नियमित जनगणना कार्यकाल पे। 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के बीच में हम लोग का जनसंख्या वृद्धि दर घट गया था, ऋणात्मक रहा था जनसंख्या वृद्धि दर, इसी के आधार पर इसको महाविभाजक वर्ष कहा गया था। उसके बाद जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रहा था। अब प्रश्न है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दे दिया गया था? 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस भी मनाया जाता है और इसको जो है शहीद सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था 23 मार्च 1971 को। आगे के पास महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 के आसपास भारत में कोई किसी तरह का आंदोलन का मूवमेंट नहीं था और भारत उस समय आंदोलन के नेतृत्व में भी नहीं था, तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। तीसरे सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रह थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ब्रह्मदत्त भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे। आगे प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो संचालन किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के जो प्रमुख चुनिंदा नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त को सब गिरफ्तार कर लिया गया था, 9 अगस्त 1942 को। इसी दौरान खुफिया रेडियो संचालन उषा मेहता ने किया था। खुफिया रेडियो संचालन सुचेता कृपलानी जो है सो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। एनी बेसेंट भारत में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष हालांकि सरोजिनी नायडू थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी और इसकी पत्रिका का नाम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया था। एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम था, हम लोग याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का खुफिया रेडियो संचालन उषा मेहता ने किया था। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया था। चलिए, मगध का शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? इसका चिकित्सक था बिंबिसार, मगध का शासक था, इसका चिकित्सक जीवक था और बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे, हर्यक वंश के संबंधित थे। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापन इब्न बख्तियार खिलजी को माना जाता है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था, तो इसको बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे हम लोग का प्रश्न है, बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका हम लोग का हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1920 में बिहार और उड़ीसा के साथ मिले थे, उस समय राज्यपाल का पद गवर्नर का पद क्रिएट किया गया था। तो 1920 ईस्वी में बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। संथाल विद्रोह के नेता जो है सिद्धू और कानू थे। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में बिहार और भागलपुर के बिहार और झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। सिद्धू और कानू इसके नेता थे। अब प्रश्न है, बिहार में चौड़ी विद्रोह, इसको जनरली चौड़ी विद्रोह को आप लोग चुआड़ विद्रोह समझिएगा। ये चौड़ी कोई विद्रोह नहीं हुआ था, चुआड़ विद्रोह हुआ था। दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह आदि इसके नेता थे। ये लोग जमींदार थे, इसका जमीन जो अंग्रेजों ने हड़प लिया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो ये लोग लड़ाई लड़े थे, जमींदार थे ये लोग, और इसका 1758 में हुआ था। चुआड़ विद्रोह इसको कहा जाता है। चेरो विद्रोह मत, चौड़ी विद्रोह कोई विद्रोह नहीं था। किस वर्ष बिहार को उड़ीसा से पृथक कर दिया गया था? तो 1936 में बिहार को उड़ीसा से पृथक कर दिया गया। 1912 में बंगाल को बिहार उड़ीसा मिलाकर पृथक कर दिया गया और 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को पृथक कर दिया गया। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। बिहार को उड़ीसा से 1936 में किया गया था। सौरमंडल में प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? सौरमंडल में सूर्य सबसे मेन पिंड है। हमारे सौरमंडल में सूर्य एक तारा है, उसी के चारों तरफ हमारे जो बाकी ग्रह हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। सूर्यमंडल का सबसे मेन आकाशीय पिंड हम लोग का जो है सूर्य है। आगे का प्रश्न हम लोग का है,
तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सौरमंडल का सबसे प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग का है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे, नीफे मतलब होता है NIFE, नीफे नाम से ही पता चला है NIFE नीफे। नीफे जो है निकेल और फेरस का है। सिल्क सबसे पहला जो इसका पृथ्वी के परत का ऊपर से नीचे की ओर वर्गीकरण किया गया है सियाल, सीमा और निफे में। सियाल और सीमा सबसे पहला है जिसमें सिकर और एल्युमिनियम रहता है। सीमा दूसरा है, इसको सिलिका और मैग्नीशियम रहता है। और सबसे नीचे जो है निकेल और फेरस रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा सियाल, सीमा और निफे। पृथ्वी का जो परत होता है उसको हम लोग सियाल, सीमा और निफे में डिवाइड करते हैं, सियाल, सीमा और निफे। और अदर बेसिस पे इसको कोर यानी भूपर्पटी, मेंटल और करोड यानी आंतरिक भाग में भूपर्पटी, मेंटल और कोर में इस तरह से डिवाइड करते हैं। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना सबसे पहले किसने दिया था? तो WS ओल्ड्रिज ने इसको दिया था। क्या दिया था? WS ओल्ड्रिज ने दिया था। और किसका? भौगोलिक अपर्दन चक्र। मतलब अपर्दन चक्र मतलब होता है हर चक्र मतलब हुआ किसी चीज़ का साइकिल। जैसे हो गया कि हम लोग का पहले प्राथमिक चट्टान है, प्राथमिक चट्टान से द्वितीयक चट्टान बना, द्वितीयक चट्टान से फिर रूपांतरित चट्टान बना, रूपांतरित चट्टान से फिर प्राथमिक चट्टान बना। इस टाइप का प्रोसेस जो हम लोग का होता है वो भौगोलिक अपर्दन चक्र होता है। इसको देने वाले सबसे पहले SW ओल्ड्रिज थे। आगे प्रश्न है, गरजने वाली चालीसा, क्रूज चालीसा, पचासा, चिखने वाली साठा और पवने किस गोलार्ध में होती है? तो ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। और इसको चालीसा, पचासा, साठा ये सब अक्षांश के हिसाब से डिसाइड किया गया है। 40 डिग्री अक्षांश पे इसको चालीसा कहा जाता है, 50 डिग्री अक्षांश पे इसको पचासा कहा जाता है और 60 डिग्री अक्षांश पे इसको साठा कहा जाता है। और इसको गरजने वाली मतलब इसको गरज के साथ वर्षा होती है। क्रूद मतलब बहुत ही भयंकर तूफान जब आता है चीखने वाले आवाज़ के साथ। इसको नाम के आधार पे पचासा, चालीसा, साठा इसका नाम दे दिया है। दक्षिण गोलार्ध में होता है। अक्षांश के आधार पे इसका नामकरण किया गया है। आगे प्रश्न हम लोग का है, सेरेगोसी सागर एक हिस्सा है। सेरेगोसी सागर आप लोग जानते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सेरेगोसी सागर इस तरह से सागर है जो सागर के बीच में, जैसे चारों तरफ सिर्फ महासागर है, इसका कोई तट रेखा नहीं है, लेकिन बीच में ये सागर इसको नाम दे दिया। क्यों सागर नाम दिया गया है? तो इसके इस एरिया में स्पेशली करके एक शैवाल पाया जाता है, इसका नाम सरगुसम सागर कहा जाता है। और सरगुसम शैवाल के नाम पर इसका नाम सेरेगोसी सागर कहा गया है। और इस सागर का इस एरिया का रंग जो है वो लाल है। तो सागर के बीच में सागर पूछेगा तो वो भी सेरेगोसी सागर। और किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सेरेगोसम शैवाल के नाम पे इसका नाम दे दिया गया। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को हम लोग जानते हैं मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन की सीमा के बीच को मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान को रेडक्लिफ लाइन, और डुरंड रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच को डुरंड रेखा हम लोग कहते हैं। इंदिरा पॉइंट जो हम लोग का वो अफगानिस्तान, अंडमान और निकोबार पॉइंट में है हम लोग का। भारत अफगानिस्तान डुरंड रेखा, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत चीन। आप लोग याद रखिए। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि देखिए राजस्थान में हवाएं किसी पर घट के बाधाओं पर पार नहीं, इस कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाता है। जब भारत का मैप पढ़िएगा तो इस मैप के हिसाब से जब मानसूनी पवनें यहाँ से गुजरती है और सागर को पार करके खंबात खड़ी पार कर पड़ती है, तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इस वर्षा के समानांतर रेखा होने के कारण अरावली पर्वत श्रृंखला इस वर्षा कराने वाली हवाओं को रोक नहीं पाती है, जिस कारण जो है सो हवा जो है बाधा नहीं होता है, जिससे ठंडा होने के लिए ऊंचा नहीं उठ पाता, इसलिए इस एरिया में बरसात होवे नहीं करता है। ये सीधे जाकर हिमालय पर्वत से टकरा के वापस एरिया में वर्षा कराता है। तो इसलिए इस एरिया में वर्षा नहीं होने की एक मेन रीजन भी है कि हिमालय जो अरावली पर्वत श्रृंखला इसके समानांतर है और कोई अवरोधक नहीं होने से मरुस्थल पूरा सपाट है, कोई अवरोधक नहीं है, जिससे मानसूनी वर्षा टकराती नहीं है, इसलिए वर्षा नहीं हो पाती है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 87 का डी। आगे भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई। ये 200% से एक भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। भारत में 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया। इसका जलवायु सभी के लिए जीवन सदा भविष्य, ये बात सही है। और हम लोग का है बाघ परियोजना बाघ संरक्षित करने का एक पहल है, ये भी सही है। 1, 2, 3 राष्ट्रीय बाघ दिवस जो 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ स्टेट मध्य प्रदेश कहा जाता है। बिहार में कुल 54 बाघ है, आप लोग याद करिएगा। घनत्व के हिसाब से सर्वाधिक बाघ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। तो आप लोग याद रखिएगा बाघ स्टेट मध्य प्रदेश। 29 जुलाई को बाघ दिवस बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया था। आगे हम लोग का प्रश्न है करेवा, जिसमें केसर की खेती की जाती है।
कहाँ पाया जाता है, तो पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। भारत में कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो थोरियम जानते हैं मोनोजाइट अयस्क में पाया जाता है। मोनोजाइट एक बालू का प्रकार है, उसी से थोरियम में पाया जाता है। ये सबसे अधिक मात्रा में केरल के तट के क्षेत्रों में पाया जाता है, इसका उत्पादन में केरल सबसे आगे है। आगे है भारत में अखबारी कागज, अखबार जो अखबार हम लोग छपता है उसमें अखबारी कागज का कारखाना कहाँ है, तो नेपाल नगर में अखबारी कागज का कारखाना है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ, तो रानीगंज में निकाला गया था, पश्चिम बंगाल में पड़ता है होगा रानीगंज। भारत में सबसे पहला खदान ब्रिटिश द्वारा खोजा गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी भारत में सबसे अधिक किस की जनसंख्या है, तो भील की जनसंख्या सबसे अधिक है। और कहेगा कि किस राज्य में जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक एसटी आबादी है, मिजोरम में जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज़्यादा एसटी आबादी है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। आगे हम लोग का प्रश्न है, बिहार के किस नदी को बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हार आप लोग याद रखिएगा, कैमूर में तेल्हार पड़ता है। तेल्हार कुंड जो है वो कैमूर में पड़ता है। नवादा हम लोग का पड़ता है ककोलत जलप्रपात। रोहतास में पड़ता है तुतला भवानी। ये तीनों जलप्रपात है, तुतला भवानी, रोहतास, कैमूर में तेल्हार और नवादा में ककोलत, ये तीनों। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील बिहार के बेगूसराय में कांवर ताल है। इसको 1920 में जो है स्वाद भूमि रामसर साइट के रूप में हम लोग को मान्यता मिला है। घोघा झील जो है वो घोघा झील हम लोग का कहाँ है, तो घोघा झील हम लोग का है बिहार के कटिहार जिले में, और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। अनुपम झील कैमूर में है, कैमूर पहाड़ी कैमूर वन अभ्यारण्य के बीच में अनुपम झील है। तो आप लोग याद रखिए, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, अनुपम झील कैमूर, घोघा झील कटिहार, कांवर झील जो है वो बिहार का रामसर स्थल पहला है, यह बिहार के बेगूसराय में है। ताजे पानी के एशिया की सबसे बड़ी झील है गोखुर झील है, यानी गाय के नदी के मध्य भाग में विसर्पण से झील बनता है। उसका आकार गाय के खुर का आकार हो जाता है, इसलिए उसको गोखुर झील कहा जाता है। गोखुर झील का निर्माण कब होता है, तो नदी के मध्य अवस्था में। और अभी बिहार के नागी और नकटी डैम को भारत का 81वां और 82वां जो है रामसर साइट घोषित किया गया था। और बिहार में कुल रामसर साइट की संख्या 3 हो गई है। आगे है, बिहार के जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है, तो आप लोग जानते हैं बिहार में जमुई करमटिया प्रखंड में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार है। बिहार के सिल्क सिटी भी बहुत आसान प्रश्न है, बिहार के सिल्क सिटी भागलपुर कहा जाता है सबसे ज़्यादा। बिहार में रेशम और रेशम संबंधी वस्त्र का काम बिहार में भागलपुर में होता है, इसलिए सिल्क सिटी। बिहार में महिला साक्षरता दर बहुत ही कम है, बिहार का महिला साक्षरता दर जो है मात्र 51% है, 51.50% बिहार का महिला साक्षरता प्रतिशत है। आप लोग याद रखिए। 2011 जब तक 2021-24 में जनगणना फिर से नहीं हो जाता, इसका रिपोर्ट 25 में आएगा। अभी भारत का महान राष्ट्रीय पंजीयक ने घोषणा किया है कि हम लोग जनगणना के लिए बजट भी आवंटन हो गया है। 24 में काम शुरू होगा, 25 में इसका रिपोर्ट आएगा। तब तक आप लोग 2011 का ही जनगणना का सारा रिपोर्ट याद रखिएगा। चलिए, यहाँ से करंट अफेयर्स फिर हो गया। 2022 के भारत राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल को कितने वोट मिले थे, 788 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से पॉलिटी है 788 हो जाएगा इसका आंसर निर्वाचक मंडल में। अभी के हिसाब से करंट अफेयर्स में लगभग वोट सदस्य इतने अभी भी है, तो इसका स्टैटिक पार्ट में ये काम चलेगा। भारत में राष्ट्रपति कितने बार निर्वाचन के लिए पात्र है, भारत में कोई भी आदमी कितना बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। यूएसए में है कि मात्र 2 बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन भारत में आप कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। लोकसभा का सत्र सामान्यतः सत्र कितना होता है, लोकसभा का भारत में सामान्यतः 3 सत्र होता है। 3 सत्र होता है, कौन कौन होता है, तो शीतकालीन सत्र होता है, बजट सत्र होता है, इसको ग्रीष्मकालीन सत्र कहते हैं, और मानसून सत्र होता है। संविधान में व्याख्या किया गया है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। संविधान में सत्रों की संख्या की चर्चा नहीं किया गया, सिर्फ कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ 2 सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो भारतीय लोकसभा परंपरा के हिसाब से 3 सत्र होते हैं। भारत के सबसे पहले विधायक अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के सबसे पहले MC शीतलवार जो हैं वो प्रथम विधायक के अध्यक्ष थे, MC शीतलवार। और अभी कौन है, तो अभी विधायक के अध्यक्ष जो है ऋतुराज अवस्थी हैं, आप लोग याद रखिएगा।
एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के लिए भारत के बहुत सारे अनुच्छेद, जैसे 246 हो गया, 324 हो गया, राज्य चुनाव आयोग है, 83, 172 है, बहुत सारी प्रक्रियाओं। फिर विधानसभा भंग हो जाएगा तो उसका स्थिति क्या हो जाएगा, आपातकाल लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा, तो बहुत सारे अनुच्छेद में अनुच्छेद में संशोधन करने की प्रक्रिया होगी, संशोधन करने की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हम लोग का अगला का प्रश्न है, किस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। हमारे भारत में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, याद रखिएगा, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है। लोकसभा के सीटों के निर्धारण परिसीमन आयोग के आधार पर किया जाता है। इस परिसीमन को 2026 तक रोक दिया गया है। 2024 में जनगणना होगा, उसी के अलावा 2026 में पुनः जो है सीटों का परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन आयोग संवैधानिक संस्था है, इसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। आप लोग याद रखिएगा परिसीमन आयोग। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, भारत का संघ न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक भी है, संविधान का अंतिम विवेचक। भारत में संविधान संबंधी विवाद लेकर किसी प्रकार का प्रश्न उठता है तो उसका अंतिम विवेचक जो है संविधान का वही है, और सिविल न्यायालय भी है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे है, पंचायतों की विस्तृत स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्षों पे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आर्टिकल 243 के आई में, आई फॉर इनकम फॉर वित्त आयोग, याद रखिएगा 243 आई फॉर इनकम फॉर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का प्रत्येक 5 वर्ष पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य इसमें से एक से अधिक है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, ई करंट अफेयर्स 1961वें दौर पर गरीबी अनुमानों के हिसाब से बिहार में किसका आंसर उस हिसाब से हो जाएगा। गरीबी रेखा के जीवन यापन कर रही है लगभग 33.35%। इसका आंसर ये आंसर गलत हो जाएगा। लगभग 23% आबादी है जो गरीबी रेखा के नीचे है, बाकी ये सब सही है। भारत में एमएसएमई के मंत्रालय के बारे में कहा जाता है कौन सा आंशिक रूप से परिभाषित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयंत्र एवं एमएसएमई। एम मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, तो इसमें माइक्रो के बारे में पूछा गया है। तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, और स्मॉल में होना चाहिए ये 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर, और मीडियम में मैक्रो स्मॉल एम में होना चाहिए 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए, तो 250 करोड़ से अधिक नहीं चाहिए। याद रखिएगा 1 से 5, 10 से 50, 50 से 250 एमएसएमई। 1 टर्नओवर है, 1 इन्वेस्टमेंट, 5 टर्नओवर, 10 इन्वेस्टमेंट, 50 टर्नओवर, 50 इन्वेस्टमेंट, 250 टर्नओवर एमएसएमई याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य इसमें से है जल निकाय, मरम्मत का नवीकरण, कुओं का निर्माण करना इसका उद्देश्य नहीं है, जल भरितों का पुनर्भरण, वर्षा संचयन के साथ साथ कृषि में जल का कम प्रयोग करना, किसानों को जागरूकता फैलाना, हर कृषि तक खेत तक सिंचाई प्रयोग पहुँचाना, तो इसका एक से अधिक उद्देश्य है। गलत पूछ रहा नहीं है तो गलत है, तो गलत का आंसर ये हो जाएगा, और हम लोग का आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे है भंडारी समिति। भंडारी समिति का जो है रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबी है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। इसमें सेंटर, स्टेट और बैंक के बीच में होता है। सेंटर का पूंजी 50% रहता है, स्टेट का 15% रहता है, और जो बैंक कहेगा वो बैंक का 35% रहता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक जो है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर है, तो उसमें पंजाब नेशनल बैंक जो है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 35% पैसा लगाएगा, 15% स्टेट लगाएगा, और सेंटर जो है उसमें 50% पैसा देगा। तो भंडारी समिति का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्संरचना के लिए ये किया गया था। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम जो एनपीएस है, अब यूपीएस ला दिया गया है, आप लोग को पता है, यूनाइटेड पेंशन स्कीम, लोग को पढ़ लीजिएगा, उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो भी बना दिया है। तो एनपीएस का फंड का नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। एनपीएस को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी पीएफआरडीए के तहत किया जाता है, सही है। एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय देता है। ये क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है। कह रहा है कि एनपीएस को इरीडा नहीं होता है, इरीडा जो है IRDAI, ये बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बीमा क्षेत्र के लिए काम करता है। सेबी जो है सो मार्केट में शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। तो ये तीनों आंसर गलत है, हम लोग का सही सिर्फ हो जाएगा पीएफआरडीए जो है एनपीएस को कंट्रोल करता है, वही जो है
कारक निम्नलिखित भारत के बजट में 2022-23 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, विनिवेश मतलब किसी कंपनी में हिस्सा को बेचना या किसी कंपनी को चलाने के लिए किसी निजी कंपनी को देना, ये 2022-23 के बजट का उद्देश्य नहीं है। ये है अभी जो है प्राथमिकता 2024-25 के बजट में 9 प्राथमिकताएं शामिल की गई है, आप लोग याद रखिएगा। ये वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का टैक्स जीडीपी अनुपात कितना था? 11.7% और ये अभी भी लगभग 11.72% या 11.7% अभी भी बना हुआ है, जो सर्वकालिक स्तर पर है। भारत का टैक्स जीडीपी अनुपात 11.7% अभी भी बना हुआ है। आगे है वस्तु के वर्गीकरण में भारत का विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था? 2018 में 1.7% था, जो अभी बढ़ के 1.82% हो गया है। आप लोग याद कितना हो गया है? 1.82% हो गया है भारत का हिस्सा। आगे है चतुर्थ अंग्रेजी 2020-21 में भारत में गेहूं का उत्पादन भारत में कितना है? तो 109.5 मिलियन टन, अभी भी लगभग 112-115.5 मिलियन टन के आसपास गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। कुल खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 340 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया था। गेहूं 112 से 15 मिलियन टन और 300 एग्जैक्ट डाटा इसी के आसपास आएगा। अभी अग्रिम अनुदान का घोषणा नहीं हुआ है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम, बिहार सरकार ने इसको बजट 2022-23 में मध्य भारत सरकार ने इसको शुरू किया था और इसका काम था उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव का विकास करना। उत्तरी सीमा हम लोग का जो है, जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख जो सीमा बनाता है, उसमें सीमावर्ती सड़कों को विकास करने की जीवंत ग्राम योजना लाया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का विकास दर जो है 2.8% है, ये गलत है। अभी के हिसाब से भी 4.2% है, तो यही गलत है, बाकी ये सही तीनों सही है। ये 2.3 पर, हाँ ये 2.3% से वृद्धि हुआ था और 2.8 नहीं, तो इसका आंसर हम लोग कहा जाएगा। अभी जो ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है? तो 2.3% की वृद्धि दर से हुआ था, 2.8 नहीं। अभी पूछेगा तभी 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा गया है कि बिहार में मत्स्य, वानिकी और कृषि का जो है 4.2% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है। तो इसका आंसर अभी के हिसाब से 4.2% हो जाएगा। आगे हम लोग का प्रश्न है शहरीकरण के स्तर में सबसे अधिकतम शहरीकरण पटना में है, तो आप लोग याद रखिएगा बिहार में शहरीकरण के हिसाब से नालंदा, मुंगेर और पटना, ये नंबर इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा। बिहार में 2022 तक राजकोषीय घाटा का बिहार में जीएसडीपी में कितना है? तो 3.47% अनुमान होने का अनुमान लगाया गया है। विकल्प चुनिए, बिहार में कौन सा? 7 निश्चय योजना भाग 2। 7 निश्चय योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो अभी चल रहा है। इसका में युवा शक्ति, बिहार का प्रकृति, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई का पानी, सभी के लिए वायुमार्ग नहीं, सभी के लिए सुलभ संपर्कता की बात की गई है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर और अतिरिक्त स्वास्थ्य सबके लिए। यही 7 हम लोग का प्रायोरिटी है, तो आप लोग याद रखिएगा बिहार के 7 निश्चय योजना में वायुमार्ग नहीं है, इसका जगह सभी को संपर्क से जोड़ना है। प्रति व्यक्ति आय क्रम में बिहार राज्य में जिले के अवरोही मतलब घटते, आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते क्रम में सजाना है कि सबसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का है आंसर हो जाएगा नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते क्रम में। सबसे कम जो हम लोग का शिवहर का बिहार में प्रति व्यक्ति आय है, उसके बाद अररिया का है अभी भी बना हुआ, और 3 नंबर में सीतामढ़ी का है, लेकिन यहाँ पूर्वी चंपारण में डीटाबाद दिया। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ये अफगानिस्तान के रहने वाले थे और ये पहले विदेशी थे जिसको भारत में नोबेल पुरस्कार का प्राप्त मिला था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ये 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। 1857 क्रांति में झांसी की रानी की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? बंगाल विभाजन के बारे में कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एक हम लोग का प्रश्न है इसका, बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। जनरल डायर को मारने गए थे, माइकल ओ डायर को मार दिए। आगे प्रश्न हम लोग का है कि बारदौली सत्याग्रह, तो आप लोग जानते हैं बारदौली सत्याग्रह जो है इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मोतीलाल नेहरू 1928 के मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट संबंधित थे। जेबी कृपलानी कांग्रेस के समय स्वतंत्रता समय अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, 1929 में लाहौर अधिवेशन, आज़ादी का प्रस्ताव, स्वाधीनता की घोषणा की गई थी 26/1/1930 से।
इनमें से कौन सा 1946 में बेल्जियम भारत के कैबिनेट मिशन सदस्य नहीं थे? तो स्टेफर्ड क्रिप्स थे, रेमजे एबी अलेक्जेंडर थे और पेंथिक लॉरेंस थे। रेमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। रेमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? प्रधानमंत्री थे। गोलमेज सम्मेलन के समय 1932-33 में। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसी गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी या कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुआ था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता की बात की थी? तभी आपको बताए थे 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता की बात की गई थी कि हम लोग 30 जनवरी 1930 से जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। इसी के आधार पर जब भारत आज़ाद हुआ था तो हम लोग 26 जनवरी को, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को उसी दिन गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा किया था, उसकी महत्ता के लिए। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी में जो है प्रथम बार मौलिक अधिकार पर परिचर्चा हुआ था। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई मात्र एक अधिवेशन बेलगाम 1924 कर्नाटक। 1920 का नागपुर अधिवेशन सी राघवाचारी अध्यक्ष थे, जिसमें असहयोग आंदोलन पर परिचर्चा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या रख दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने नया द्वीप को स्वराज चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या दिया था? तो स्वराज द्वीप दिया था। स्वराज मतलब मेरा खुद का द्वीप है। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी मामले संबंधित चौरी चौरा स्थान कहाँ है? तो 5 फरवरी 1922 को था चौरी चौरी हत्याकांड उत्तर प्रदेश में है। और इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। खुदीराम बोस ने किस स्थान पे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में किया था। इसी के आधार पर 1908 ईस्वी में इनको फांसी दे दिया गया था। 1908 में घोषणा हुआ था। आज़ाद दस्ता का गठन बिहार में किस समय किया गया था? जब आप लोग जानते हैं कि आज़ाद दस्ता का गठन जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था, जब ये दीपावली की रात में हजारीबाग जेल तोड़ के फरार हो गए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ये किया था आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा। आगे का प्रश्न हम लोग को 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे दिया गया था? तो श्रम विभाग जो है वो राजेंद्र प्रसाद जगजीवन राम को दिया गया था। कृषि और खाद्य मंत्री जो है वो हम लोग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे था 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? अभी आपको बताए थे दीपावली त्यौहार के दिन वो जेल तोड़कर भाग गए। नेपाल जंगल में छिपे, वहीं से आज़ाद दस्ता शुरू किए और गुप्त युद्ध प्रणाली के द्वारा कार्य कर रहे थे। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा के सभापति कब चुना गया था? आपको जानते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक, उसके बाद दिसंबर 1946 का आंसर होगा 11 दिसंबर 1946 को। 3 डेट 9, 11 और 13। 9 दिसंबर को पहला बार सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा जो है टेम्पोररी अध्यक्ष चुनावित हुए थे। 11 नवंबर को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष घोषित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से प्रस्तावना को प्रेषित किया था। तो आप लोग को ये डिस्कशन कैसे, यहाँ से हम लोग का मैथ का डिस्कशन है, तो आप लोग को ये डिस्कशन कैसा लगा है बताइएगा। और मेरे चैनल पे आप लोग मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैं आगे भी इस तरह से कोशिश करूँगा कि जितने भी बीपीएससी के सीरीज़ हैं सारे सीरीज़ को डिस्कशन कर दूँ। अभी 69, 67 और 68 ये 3 सीरीज़ का हो गया है। आगे इसी सीरीज़ के तहत सारे सीरीज़ का मैं डिस्कशन करूँगा। पढ़ते रहिए। 7th बीपीएससी के लिए बहुत सारे वैकेंसी आने की प्रक्रिया में है। सितंबर के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और एक सीट आप लोग कंफर्म कीजिए। बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।